नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ पीएम मोदी की बैठक की, जो पिछले करीब 2 घंटे से चल रही है। पीएम आवास पर हो रही इस बैठक में जम्मू कश्मीर के लगभग सभी बड़े नेता मौजूद हैं। मीटिंग शुरू होते ही सरकार की तरफ से कश्मीर के विकास को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का शुरुआती संबोधन हुआ। इससे पहले बैठक में शामिल सभी लोगों ने पीएम मोदी के साथ एक फोटो सेशन कराया। इस वक्त की अपडेट यह है कि जो मीटिंग इस समय प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है, उसमें सबसे पहले कश्मीरी नेताओं को सरकार की तरफ से, पीएम की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिखाया गया। विकास का रोड मैप, ब्लूप्रिंट दिखाया गया, जिसके बाद पीएम का भाषण हुआ और यह मीटिंग अभी भी चल रही है। बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला और ओमर अब्दुल्ला मौजूद हैं। पीडीपी से महबूबा मुफ्ती और मुजफ्फर हसन बेग मौजूद हैं। कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद हैं, गुलाम अहमद मीर हैं और ताराचंद भी हैं। बीजेपी से डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता और रविंदर रैना। पैंथर्स पार्टी से भीम सिंह हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सज्जाद लोन इस मीटिंग में हैं। अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी हैं। सीपीएम से मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी इस बैठक में मौजूद हैं। मीटिंग में सरकार की तरफ से पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। एलजी मनोज सिन्हा हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल हैं। पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद हैं। इस मीटिंग से पहले कश्मीर के जो ये नेता प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, उन्होंने पीएम के घर के बाहर मीडिया से बातचीत भी की है। मीटिंग से पहले क्या बोले जम्मू कश्मीर के ये नेता, जरा सुनिए। जो महबूबा जी ने कहा कि पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं सर? अरे तो पीछो भाई। जो महबूबा जी ने कहा, महबूबा जी उनको हक है। यू आर नो के बारे में उन्होंने कहा, मैं क्यों कहूँ? आपके एजेंडे क्या है? मेरा जो एजेंडा है मैं वहाँ से बात करके आपको बताऊँ। नहीं, राजनीतिक पार्टियों को बुलाया गया है। स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक चर्चा ही होगी। जम्मू कश्मीर में जो डेडलॉक था उसको ब्रेक किया जाएगा और खास करके आने वाले लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो। सब जम्मू कश्मीर के लोग बुलाए हैं, अपनी अपनी आवाज़ सुनाएंगे। अपने मुझे ही मालूम लगेगा कश्मीर के लोग, लेकिन अफसोस कि लद्दाख के लोग भी होते। लद्दाख को नहीं बुलाना, ये मोदी जी की बहुत गलती थी। अब माना जा रहा है कि आज की बैठक में सरकार कश्मीर पर किसी बड़े फैसले की जानकारी घाटी के नेताओं से साझा कर सकती है। राज्य में फिर से परिसीमन यानी डिलिमिटेशन, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने और असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो सकती है। अगर फिर से परिसीमन हुआ तो राज्य के सियासी समीकरण बदल सकते हैं। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल बड़ा सीधा है। कश्मीर में मोदी की दूसरी क्रांति क्या शुरू हो गई है? और जम्मू कश्मीर में क्या हिंदू सीएम बनाएगी बीजेपी? लगातार यही आरोप लगता है बीजेपी पर कि जब भी वो परिसीमन की चर्चा करती है, आरोप लगता है कि बीजेपी चाहती है जम्मू से सीएम बने। आज राष्ट्र की बात में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से मेरे साथ गुरु प्रकाश आ गए हैं। कांग्रेस से गुरदीप सप्पल मेरे साथ हैं। इरफान हफीज लोन मेरे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, जाने माने वकील भी हैं कश्मीर के। एमआर कुरैशी हैं, पीडीपी के लीडर हैं। और आरती टिक्कू भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। आरती टिक्कू एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, खुद कश्मीर से आती हैं और कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज बुलंद करती आई हैं। बहस में आप सबका स्वागत। लेकिन सबसे पहले संजीव त्रिवेदी के पास आपको ले चलता हूं। प्रधानमंत्री के घर के बाहर संजीव मौजूद हैं। संजीव, अंदर क्या हो रहा है, इसकी क्या खबर अभी तक आपको मिली है? संजीव। देखिए, 2 घंटे से ज्यादा की ये बैठक हो गई है। प्रधानमंत्री ने समूह का अभिवादन किया और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर वो बनाया गया था मीटिंग प्लेस, उसमें सब लोगों ने अपना स्थान लिया और बैठक प्रारंभ हुई। और बैठक के शुरुआत में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय में जो MOS PMO हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक भाषण दिया और उसे आप एजेंडा कह लीजिए या जो कह लीजिए, कश्मीर के प्रिवेलिंग सिचुएशन के ऊपर बातचीत वो होनी है, ऐसा माना गया। और ये भी तय हो गया कि जो मूड है वो ये है कि अब जबकि 2 साल हो गए हैं, 5 अगस्त
19 को लिए गए फैसले के, तो रोड अहेड क्या है। और दो मुद्दे हैं जिस पर सरकार आगे बढ़ना चाहती है। पहला मुद्दा तो ये है कि क्या चुनाव जल्द से जल्द हो सकते हैं। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज शुरू हो गई है और जिसके आसपास शायद आप अपनी बहस को भी रखेंगे। वो सवाल जो कि क्या कश्मीर के सीटों को घटाएगा और जम्मू के सीटों को बढ़ाएगा, और वो डिलिमिटेशन को कैसे वैधता मिले। अगर वो वैधता प्राप्त करती है तभी जाकर के उस डिलिमिटेशन का महत्व बनता है, और वो वैधता जो कि ये राजनीतिक दल देंगे जो कि चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि स्टेटहुड की डिमांड लेकर के यहाँ पहुँचे ये राजनीतिक दल, 370 के रेस्टोरेशन की डिमांड लेकर पहुँचे ये राजनीतिक दल, उस सरकार से क्या प्राप्त कर पाते हैं जो अपने आप में इस बात को भूल चुकी है, आगे बढ़ चुकी है और कह चुकी है कि अब प्रोसेस आगे बढ़ेगा। चुनाव एक हो चुके हैं पंचायत के, और अब असेंबली इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं अगले 1 घंटे में यह बैठक खत्म हो जाएगी और एक तस्वीर सामने आएगी। गृह मंत्रालय की तरफ से हमें कुछ बताया जाएगा, इस बात का अंदाजा लगाया जाएगा। ओके, ऑल राइट, संजीव हमारे साथ ही रहिएगा। आज डिबेट की शुरुआत इरफान हफीज लोन में आपसे कर रहा हूं। इरफान हफीज लोन बहुत वोकल थे जब से धारा 370 कश्मीर से हटाई गई थी। 2 साल हो गए। इरफान हफीज लोन उन आवाजों में से भी हैं जो कहते थे अगर कश्मीर से 370 हटी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। 2 साल हो गए इरफान हफीज लोन साहब, 2 साल। और आज हालत यह है कि सारी की सारी बड़ी पार्टियों के बड़े नेताओं को प्रधानमंत्री आवास पर इस मीटिंग में आना पड़ा। जनता का प्रेशर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। इरफान हफीज लोन, इसका मतलब अब नॉर्मलाइजेशन हो गया 370 के बाद के नए कश्मीर का। अब वहां पर चुनाव की तैयारी है। मैं तो आपसे भी कहूंगा लोन साहब, चुनाव की लड़ने की तैयारी कर लीजिए। आप भी वहां जाकर एक एमएलए और मिनिस्टर बन सकते हैं। अच्छा काम करेंगे आप, इरफान हफीज लोन। बहुत धन्यवाद मानिक जी आपका। लेकिन आज के दिन हम उम्मीद कर रहे थे आपकी एक ऑनेस्ट ओपिनियन होगी। जो हम काली पट्टी दिखा रहे थे आपको कि ये जो 5 अगस्त का डाका पड़ा हमें, और आप तब कहते थे कि भाई ये जो राजनीतिक दल है, चाहे पीडीपी है, एनसीए, विकास में रुकावट है, जो भारत सरकार का भी मानना था, और ये कारण है जो कश्मीर में हालात बिगड़े हैं, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आज उन्हीं लोगों को ये चर्चा के लिए बुला रहे हैं। आपको ये प्रश्न भारत सरकार से पूछना चाहिए था, लेकिन आप उल्टा आज कह रहे हैं कि ये मिलने जा रहे हो और जनता का दबाव है जी। और उसके साथ साथ मैं मालिक जी आपको ये बताना चाहता हूं, हम यकीन मानते हैं, इस बात को मानते हैं कि संवाद से, बातचीत से ही मसले हल होंगे। और आज जो वार्ता है, मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग यहां से गए हैं उन्होंने ये स्पष्ट यहां लोगों को कहा है कि वो भारत सरकार को, क्या भी भारत सरकार का एजेंडा हो, लेकिन वो भारत सरकार को ये बिल्कुल कैंडिड क्लियरली कह देंगे कि स्टेटहुड तो ठीक है, विकास तो ठीक है, लेकिन 5 अगस्त का फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम को कबूल नहीं है। 5 अगस्त का फैसला 370 35A हमारा झंडा, हमारा संविधान हमें वापस लौटा दीजिए और कश्मीर समस्या का समाधान करिए। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे आप चर्चा करें, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या जम्मू कश्मीर का अवाम हो। पाकिस्तान जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अच्छा वाजपेयी जी ने और इससे पहले कई भारत की जो सरकारें रही है, उन्होंने जब भी चर्चा की, उन्होंने कश्मीर पे भी चर्चा की पाकिस्तान से। और भारत सरकार ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से भी चर्चा की। आडवाणी जी और वाजपेयी जी हुर्रियत के लोगों से मिले। उसका अर्थ ये हुआ कि वो खुद भी मानते हैं कि पाकिस्तान से और कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करके ही अब रुकिए ना, अब रुकिए तो समस्या का हल। अच्छा अब रुकिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना वो 2 साल पहले का जो वो टाइम था 370 हटने के बाद कुछ हफ्ते और कुछ महीने, आप वहां से बाहर नहीं आ पा रहे। आप उस फेज से बाहर आ जाइए। मानिक जी बस एक चीज सुन तो लीजिए, मैं अपनी बात कह दूं, उसके बाद बोलिएगा। मैं तो कह दूं, अपनी बात तो कह दूं। विशेष तौर आप माफी मांगिए। जो आप देश को कहते थे 370 हटने के बाद वहां शांति होगी, आप देख रहे हैं यहाँ पर रोज खून बह रहा है। कल हमारे एक इंस्पेक्टर मारे गए, उससे पहले सोपोर में कुछ लोग मारे गए। आप कहते थे यहाँ पर शांति होगी, कश्मीर समस्या का हल। अच्छा, अब मैं बोलूं, माफी मांगिए। अच्छा, अब मैं बोलूं, अब आप भी सुनेंगे। हमने आपकी बात सुनी ना, अब आप सुनेंगे, मैं बोलूं। अब संयुक्त राष्ट्र में चर्चा होगी कश्मीर की। अब देखिए, और ये एक दबाव हम चाहते हैं। अब आप सुन नहीं रहे। फिर मैंने आपको पूरा, देखिए मैंने आपको पूरा मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पर।
समझे लोन इस साहब, बात फिर को देखिए आप। कि कश्मीर को सुलझाना होगा और 5 अगस्त के फैसले को वापस देना होगा। ओके। हम लड़ते रहेंगे, कश्मीरी लोग बैठने वाले नहीं है। ओके। जो हमने चुप्पी बनाई रखी है उसका एक कारण है, हम पुरअमन तरीके से शांति से लड़ेंगे। ओके, अब आपकी बात पूरी हो गई। अब मैं बोलूं, अब आप सुनेंगे। बोलिए। आप में पेशेंस है, इतनी धन्यवाद। हिम्मत है। देखिए, हम सब में इतनी बिल्कुल, हिम्मत है, बिल्कुल। पूरे हिंदुस्तान में इतनी हिम्मत हमें है, जो आपने पूरे हिंदुस्तान में इतनी हिम्मत है, हमारे इस प्लेटफॉर्म में इतनी हिम्मत है, सारे पैनलिस्ट में इतनी हिम्मत। अब देखिए, फिर आप बोलने लगे, फिर आप बोलने लगे। हमने इतना झूठ, आपका जुल्म। अरे लोन साहब, ऐसे मत करिए ना। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले इसीलिए मौका दिया था। इरफान हफीज लोन, ऐसे नहीं, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट फेयर। अब देखिए, नहीं, ये आप ठीक नहीं कर रहे, आप ठीक नहीं कर रहे। देख, कश्मीरियों पे अत्याचार किया। अच्छा, आप ये जिंदगी में वो अत्याचार नहीं भूल पाएंगे। अच्छा, अब आप ये ठीक नहीं कर रहे। मैंने कहा दिस इज नॉट फेयर, आपको सबने सुना, अब आपको भी सुनना चाहिए। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं इतनी हिम्मत आप में होगी। आप कहते हैं ना, आप बड़े हिम्मत वाले हैं। अब हिम्मत रखिए और सुनिए जरा, ठीक है, सुनिएगा। जैसा मैंने कहा, आपने खुलकर अपनी बात कही और यही हिंदुस्तान की और हमारे इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है। हमारा हर आवाज को खुलकर बोलने देते हैं, खुलकर, ठीक है। अब आप सुनिए। हमें ऐसा लगता है कि आप 2 साल पहले आपकी सुई अटक गई है, वहां से आप हिल नहीं पा रहे, मूव नहीं कर पा रहे, लेकिन आप वहीं रह जाएंगे लोन साहब। सारे के सारे राजनीतिक दल उस फेज से आगे निकल के आज प्रधानमंत्री के आवास पर कश्मीर का आगे का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। सारे के सारे दल, सारे नेता। आप पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहिए, आप कश्मीर कश्मीर, यूएन यूएन करते रहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। 370 तो अब कभी वापस नहीं आने वाला है। और आपकी इच्छा ये रह सकती है, रखिए अपने मन में। आप सुप्रीम कोर्ट में ये, मैं भारत के संविधान में बात कर रहा हूं, मुझे पाकिस्तान से नहीं लेना है। और ऐसी बात मत करिए। आप सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर रहे हैं। आप प्रीजज कर रहे हैं कि 370 वापस नहीं आएगा। मान लीजिए कल हमें सुप्रीम कोर्ट ने वापस दिया, आप कैसे कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कि आपको 370 वापस नहीं मिलेगा? ओके, ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके, पॉइंट टेकन। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है तो ठीक है, वरना सरकार का और पूरे हिंदुस्तान का मूड यही है कि 370 का वापसी का अब कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ पीडीपी से कुरैशी साहब भी हैं, एमआर कुरैशी। कुरैशी साहब, इस समय ये जो मीटिंग चल रही है, इससे ये माना जाए कि कश्मीर में अब ये सेकंड फेज शुरू हो गया है आज से। पहला फेज वो था जब 370 और 35A को हटाया गया था। आज से एक नया रोड मैप, नया ब्लूप्रिंट आज से सामने आना शुरू हो जाएगा। आप भी मानते हैं कुरैशी साहब? मानक साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और एक गुजारिश करूंगा आपसे कि जब भी कोई एक बात रखनी है तो आप जो पैनलिस्ट भी बैठे हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे कि बड़े अदब से और बड़े तरीके से एक दूसरे की बात सुने, ताकि पूरा मुल्क देखता है और पूरे लोग देखते हैं। हमें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए, एक ताकि पता चले हमने वक्त जाया नहीं किया जी। तो मैं आपकी मानक जी आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जो आपने कहा कि सेकंड फेज शुरू हो गया, देखिए यकतरफा तौर कोई भी बात को मान लेना डेमोक्रेसी में नहीं चलता। ये डेमोक्रेसी जो है हमारे मुल्क की एक परंपरा है, इस वक्त ये एक सिस्टम है। आज जो बातचीत करने के लिए ऑल पार्टीज डेलीगेशन जम्मू एंड कश्मीर का गया है दिल्ली में, तो उसकी आउटपुट क्या निकलती है उसके लिए देखिए, ऐसा ना हो जाए कि खोदा पहाड़ तो निकली चुईया। ऐसा हम नहीं कहते कि भाई हमें बड़ी तवक्कात है, ऐसी बात नहीं कि जिस तवक्कात से हमें बुलाया गया और जिस तवक्कात से हमारे लीडर गए हैं वहां पर, गुपकार भी का जो हमारा अलायंस है वो, और अपनी पार्टियों के लीडर भी, और पीडीपी की जो हमारी लीडर भी गई। हमारा जो आप मानने हैं, हम तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त मानते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम का मानना था कि ना गोली से ना ग्रेनेड से बात बनेगी बोली से। और हमारा तो ये डायलॉग को छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम डायलॉग के से हट जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। रहा सवाल कि आप जो कहते हैं कि ये सेकंड फेज शुरू हो गया, डेमोक्रेसी में ना फर्स्ट फेज होता है ना सेकंड फेज होता है, हालात के मुताबिक चलना होता है। ओके। आज डेमोक्रेसी के में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला, कल तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती थी कि ये गुपकार जो है ये इनके नाम तरह तरह के रखे जाते, मैं टीवी पर वो नाम नहीं लेना चाहता, चलिए पास को भूल जाएं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के अवाम के साथ जो 5 अगस्त के बाद के जितने वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं नजर आए। हम तवक्का करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, ठीक है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से
ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से भी मैं तो हम ये तवक्का रखते हैं, और जो लीडरशिप है इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनसे तवक्का रखते हैं कि वर्ल्ड को अगर दिखाना है तो दूसरी बात, ओके, अगर आपने कॉन्शियसली पूरे भारत को दिखाना है, कश्मीरियत और जमहूरियत के नाम पर जो वाजपेयी साहब का नारा था, अगर आपने उस पर चलना है तो कश्मीर के लोगों की आवाज को सुनना होगा। ठीक है, वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे लीडर वहां गए हैं। ठीक है, ओके कुरैशी साहब, ओके कुरैशी साहब, बाकी पैनलिस्ट भी हैं, उनके पास भी मुझे जाना है, लेकिन मैं चाह रहा हूं आज जो 3 प्रमुख मुद्दे इस मीटिंग में उठ सकते हैं, चर्चा यह है कि आज 3 प्रमुख मुद्दे, 3 मेन इश्यूज उठ सकते हैं। आप जाएं आगे। हाँ, नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं आज जो 3 मेन इश्यूज उठ सकते हैं, मैं चाह रहा हूं उस पर भी जरा बोलिएगा। आपको डीलिमिटेशन से कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको फुल स्टेटहुड से और इलेक्शन से कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए जो स्टेटहुड है, देखिए ये तो किसी एक ना पीडीपी की कोई डिमांड है, ये तो पार्लियामेंट में कहा गया था कि स्टेटहुड हम वापस देंगे, चाहे वो 5 अगस्त के बाद का फेलियर माना जाए। ठीक है, ओके, मैं आपको बताऊं, गवर्नर राज अगर लूली लंगड़ी भी इलेक्टेड सरकार हो ना डेमोक्रेसी की, उससे उसका मुतबादल नहीं हो सकता, नेमल बदल नहीं हो सकता, उसका अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। गवर्नर राज इसमें लोगों के जो तवक्कात के मुताबिक काम नहीं होते। ठीक है, ओके, आप अगर सरकार में आप सरकार अगर चाहती है कि इलेक्शन हो जाए या डिलिमिटेशन हो जाए, डिलिमिटेशन हमारे सवाल हो सकते हैं कई बातों पर, लेकिन जो स्टेटहुड को वापस करना है वो तो इन्होंने कबूल किया हुआ पार्लियामेंट में। हमारा तो वो इतने इस पे को बड़ा मुद्दा है कि हम स्टेटहुड के लिए बात। ऑलराइट, ओके, गुरदीप सप्पल और गुरु प्रकाश के पास 1 सेकंड में जाऊंगा। पहले आरती टिक्कू आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आज का दिन एक तरह से आपका दिन भी है। आरती लगातार कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज उठाती आई है। आरती, जब भी डीलिमिटेशन की कश्मीर में बात होती है, मुद्दा उठता है, आरोप यह लगता है कि हिंदू सीएम बनाने की साजिश हो रही है जम्मू कश्मीर में। यह जम्मू से सीएम बनाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल स्टेट है और वहां यह बीजेपी का संघ का एजेंडा है कि एक हिंदू को मुखिया बना दे। इस आरोप में कितना दम, आरती, आपको लगता है? देखिए, हिंदू सीएम तो वो बन सकता था जब पीडीपी और बीजेपी का अलायंस हुआ, तब भी बन सकता था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उल्टा तो हमने देखा कि पीडीपी हुकूमत चला रही थी, और ऐसा भी अरेंजमेंट पहले भी हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर बना और उसके एक ही टर्म में 2 चीफ मिनिस्टर्स बने या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना, वैसा भी नहीं हुआ। पर मुद्दे की बात यह है कि जब हम डीलिमिटेशन की बात करते हैं तो क्यों करते हैं, और इसको रोकने की साजिश किसने की? फारूक अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 2026 तक का मेरे ख्याल से डीलिमिटेशन पे उन्होंने बार लगा दिया। और क्यों लगाया, ये समझने की बहुत जरूरत है। देखिए, 1990 में कश्मीर में इस्लामिस्ट जिहाद की वजह से कश्मीरी पंडित मारे गए और उनको बेघर कर दिया गया। तो जब वो निकले वहां से, कश्मीरी पंडित निकाले गए, तो वो उनकी जो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन थी वो जम्मू में जाके इनिशियली रेफ्यूजी कैंप्स में रहे। तो वो जम्मू में कई सारे कश्मीरी पंडित, जो सबसे ज्यादा बड़ी तादाद जो है डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित्स की, वो जम्मू में सेटल हुई। दूसरा ये हुआ कि जो ये आतंकवाद हुआ पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से, जम्मू के जो अपर रीचेस है, डोडा है, पुंछ है, रजौरी है, बदरवा है, ये जितने भी हिली एरियाज थे, वहां पे भी मैसेकर्स हुए, क्योंकि इस्लामिस्ट जिहादीज का ये एक बहुत बड़ा एजेंडा था कि वो डेमोग्राफी को चेंज करे। जितने भी जहां पर भी हिंदू थे वो उन पे अटैक हुए, और जम्मू के रीजन्स में से भी वो हिंदू लोग जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आ गए। तो अब चूंकि पॉपुलेशन में एक चेंज आया है और डीलिमिटेशन पे बार लगा दिया है, तो ये जाहिर सी बात थी, ये लॉजिकल बात थी कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है, फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो या मुफ्ती सईद हो, तो उनको डीलिमिटेशन कराना चाहिए था। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? कश्मीरी पंडितों की रिप्रेजेंटेशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कहाँ थी? कश्मीरी पंडित की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कहाँ है?
अरे देखो कश्मीरी मैडम, पंडितों किस मुद्दे पे आप जा रहे हैं? आप जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बन जाए, कोई बात नहीं है। जम्मू से कोई बने हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप क्यों, अरे आप 370-35 का मुद्दा है। लोन साहब बोलने दीजिए, एजेंडे का, लोन साहब बोलने दीजिए, लोन साहब बोलने दीजिए। आरती टिक्कू की आवाज भी उतनी इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलिए आरती। लोन साहब, आपको तमीज नहीं है कि आप इंटरप्ट कर रहे हैं। मैंने आपको प्रोसेस है, हो जाएगा। आप चर्चा करिए कि हिंदुस्तान पॉलिटिकल पार्टीज को बुला आपको रहा तो है, तकलीफ हो रही है, आपको बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे जिनके हैं। ऊपर वो कह रहे हैं आपको तो आपकी सुई 2 साल पहले नहीं टिकी। मानक जी जरा पूछिए। अरे लोन साहब एक सही, लोन साहब रुकिए ना, लोन साहब रुकिए ना। देखिए आपकी बात सुनी गई, आपको फिर मैंने कहा हिम्मत रखिए थोड़ी सी। लोन साहब थोड़ी सी हिम्मत रखिए, लोन साहब हिम्मत रखिए, थोड़ी सी हिम्मत रखिए। चाहते हैं, आपको तकलीफ हो रही है कि मैं क्यों सच बोल रही हूँ कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। एथनिक क्लेंजिंग की आप लोगों ने, आपके जैसे लोगों ने जेनोसाइड का साथ दिया। आज तक आप लोग, आज तक आप लोगों ने एडमिट नहीं किया, एक्नॉलेज नहीं किया कि आपने भारत सरकार भी बात कर रही है। जरा माननीय जी आप ही तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? लोन साहब एक सेकंड रुकिए ना, देखिए मेरे दर्शक को समझने दीजिए आरती क्या कहना चाह रही हैं। थोड़ी सी हिम्मत रखिए लोन साहब, आपको फिर मौका दूंगा, आप जवाब दीजिएगा, आपको जवाब जी आगे बढ़ा जाए। हाँ बस एक सेकंड बस। आरती हाँ बोलिए, आरती बोलिए। हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन और डेमोग्राफी चेंज हुई है और हिंदुओं के खिलाफ डेमोग्राफी चेंज हुई है। उसकी वजह थी 370, उसकी वजह थी 35A। तो आज की डेट में डिलिमिटेशन प्रोसेस बहुत ही आवश्यक है। ओके ऑलराइट, समझ गया, बिल्कुल समझ गया, ठीक है, ओके ऑलराइट, ओके। लोन साहब रुकिए ना एक सेकंड, लोन साहब रुकिए ना। ओके, गुरु प्रकाश एंड गुरदीप सप्पल ना, गुरु प्रकाश एंड गुरदीप सप्पल एक सेकंड। अब मेन पॉलिटिकल पार्टीज को सुनिएगा, देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस। गुरु प्रकाश पहले आप। गुरु प्रकाश, आज की इस बैठक से क्या निकलेगा? जैसे इरफान हफीज लोन कह रहे हैं कि आप जिन पार्टीज को गुपकार गैंग बोलते थे, उन्हीं पार्टीज को आपको इस मीटिंग के लिए बुलाना पड़ा, यानी आप झुक गए, आप माफी मांगिए। मानक जी, आज 24 जून है, कल 23 जून था और हमारे भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस था। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उनका जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया जम्मू कश्मीर के लिए। हम सब जानते हैं कि परमिट सिस्टम के खिलाफ 1953 में उन्होंने लड़ाई की शुरुआत की, क्रांति की शुरुआत की और 5 अगस्त 2019 के बाद व्यापक तौर पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये आंकड़े बोल रहे हैं कि 80% तक गिरावट आई है आतंकवादी संबंधी गतिविधियों में। लगभग 80,000 करोड़ तक का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गया है। डोडा के गांव में अब तक बिजली नहीं पहुंची थी। आज की बैठक पे आते हैं मानक भाई। देखिए, 2 प्रमुख स्तंभों पे आज की बैठक टिकी हुई है, आतंकवाद की समाप्ति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली। अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली है ना, क्या डीडीसी के चुनाव हुए, जो लोग कहते थे कि सोपोर में कोई नहीं निकलेगा वोट करने, बडगाम में कोई नहीं निकलेगा वोट करने, बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के लोग आए और उन्होंने इसमें भागीदारी की। लद्दाख में हिल काउंसिल का चुनाव होता है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं और जनादेश देते हैं। इसी दिशा में अगला प्रयास है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से, पारदर्शी तरीके से विधानसभा का चुनाव होना चाहिए। उस संदर्भ में आज की बैठक हो रही है कि ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे आए, और आज वही चर्चा हो रही है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस पॉलिटिकल कंसल्टेशन का हिस्सा है। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी डेमोक्रेटिक सेटअप में, वो तो स्टेक होल्डर है, उनसे तो बातचीत करेंगे ही ना। अब हम विरोध तो करते हैं कांग्रेस का भी, कभी कभी आपका विरोध करते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि हम आप साथ में बैठ के बातचीत नहीं करेंगे। ओके, आप पर आरोप, फिर से वही मैं उसी पर आ रहा हूं। आरती टिक्कू पूछ रही है कश्मीरी पंडितों को उनका हक कब मिलेगा? जो डेमोग्राफी चेंज हुई पिछले 30 साल में, उसे ठीक कब करेंगे? उसके बाद हिंदू सीएम, अगर उसका हक बनता है तो जम्मू कश्मीर में, अगर जम्मू की सीटें ज्यादा हो जाती हैं और जम्मू की पार्टी मुख्यमंत्री बनाना चाहे किसी हिंदू को, तो क्या वो संभव है? गुरु प्रकाश। मानक जी, मेरे सामने आज का इंडियन एक्सप्रेस है और पहले पन्ने का खबर है कि ईसी इन टॉक्स विद जेके डिस्ट्रिक्ट चीफ। चुनाव आयोग लगातार कल से ही बातचीत कर रही है जम्मू कश्मीर के डीसी ऑफिसर्स से और फिगर आउट कर रही है अगर परिसीमन की आवश्यकता है। परिसीमन कितने वर्षों से नहीं हुआ? देखिए, बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो अब तक हुआ ही नहीं था। डीडीसी के चुनाव में कितने साल लग गए थे मानक भाई? 28 साल लग गए थे। और ये लोग जो धारा 370 की बात करते हैं और संविधान की आड़ में छुपते हैं, धारा 370 आपको अलग संविधान देता था। किस संविधान की सम्मान करते थे आप? जम्मू कश्मीर के संविधान की सम्मान करते थे कि भारत के संविधान की सम्मान करते थे? आपको आज बताना पड़ेगा।
हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हैं, उनका तो स्टैंड स्पष्ट नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था धारा 370 घिसते घिसते घिस जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि धारा 370 पे गुरदीप हमारे लिए एक सेकंड मानक भाई 10 सेकंड दीजिएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर हमारे लिए पॉलिटिकल इशू नहीं है, एक भावनात्मक मुद्दा है। हमारे संस्थापक अध्यक्ष ने अपना त्याग किया है, उन्होंने संपूर्ण समर्पण किया है, इसलिए हमें लगता है कि पॉलिटिक्स के बियॉन्ड इसको देखने की आवश्यकता है। ओके, गुरदीप सप्पल, गुरदीप बताइए, अलग अलग स्टैंड आते हैं आपकी पार्टियों के नेताओं के 370 पर और कश्मीर पे। आज एक ज्वाइंट स्टैंड होगा क्या आज की मीटिंग में? मानक जी, पहले तो जो आपने बात कही कि सब पार्टियों को आना पड़ा, सच ये है कि सब पार्टियों को बुलाना पड़ा और ये अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी ने दिल पे पत्थर रखकर ये किया होगा, क्योंकि उनके जो गृह मंत्री जी हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने पार्लियामेंट में गरज बरस के ये बात कही थी कि हमें डायनेस्टिक रूल को हटाना है। उसके बाद डीडीसी के चुनावों में बहुत खुल के बोला था कि ये गुपकर गैंग है जो विदेशी ताकतों के इशारे पे नाचता है। आज वो विदेशी ताकतें भी गई, आज वो गुपकर गैंग जो है वो कोएलिशन हो गया है, वो सम्मानित पार्टियां हो गई हैं और बिना कोई उनसे कमिटमेंट लिए, सार्वजनिक कमिटमेंट लिए, आज प्रधानमंत्री जी ने उनको बुलाया। ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। लेकिन समस्या ये है कि इस 2 साल में उन्होंने सब कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि एक नई पार्टी बन जाए अपनी पार्टी नाम से, 12 सीट आई 278 में से। उन्होंने कोशिश की कि भाई वहां पे बाहर के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट खोल दिया जाए। सबको लाइए स्क्रीन पर। एक सर्कुलर भी निकला एम्प्लॉयमेंट के लिए, पोस्टें एडवर्टाइज हुई, जम्मू की बीजेपी सड़क पर आ गई और जम्मू हाई कोर्ट को वो सर्कुलर वापस लेना पड़ा और एम्प्लॉयमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए फिर से सुरक्षित करना पड़ा। अब ये तमाम बातों से घूम घाम के वो वहीं पहुंच गए जहां कांग्रेस हमेशा कहती थी कि कश्मीर इस देश का अभिन्न हिस्सा है, पूर्ण राज्य है, उसको पूर्ण राज्य बना के रखिए, उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चलाते रहिए। ये पार्टियां उसमें स्टेक होल्डर हैं, ये भारत की पार्टियां हैं, कश्मीर भारत का हिस्सा है, कश्मीर के लोग भारतीय हैं। आज इस जगह पे जब पहुंचे जिसको आप कहना क्रांति, प्रधानमंत्री जी की क्रांति नहीं है, ये सांप सीढ़ी का खेल है। वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे सांप के तरह पहले पाले में आ गए। ये काम अगर उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने जो कश्मीर की फाइल छोड़ी थी 2014 में, अगर वो पढ़ ली होती कि कश्मीर का मुद्दा क्या है और किस तरह से भारत कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को अलग थलग किया और कश्मीर को एक रखा, तो आज इस बात पे वो पहले पहुंच गए होते। ये 2 साल बर्बाद नहीं हुए होते। ओके, गुरदीप, और 370 पर कुछ स्टैंड पार्टी का कुछ एक यूनाइटेड स्टैंड है अभी या नहीं है? स्पष्ट स्टैंड है। पहले तो ये बात आप समझ लीजिए कि 370 आज भी भारत के संविधान में है। आज मैंने आपके शो में आने से पहले देखा, पेज नंबर 161 पे जो लॉ मिनिस्ट्री ने कॉपी रखी है संविधान की, उसमें 370 है। बदला क्या है? स्पेशल स्टेटस बदला था। स्पेशल स्टेटस के अंदर 2 बातें थी। एक तो जम्मू कश्मीर राज्य को ही खत्म कर दिया, वो तो अब सरकार खुद ही ये फीलर दे रही है कि वो राज्य को दोबारा स्वरूप देगी। और ये बात उन्होंने, ये सच है कि 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में भी बोली थी और वो उस काम को करने के अब फीलर दे रहे हैं। दूसरी बात, स्पेशल स्टेटस क्या है कि जम्मू कश्मीर के अपने अधिकार होंगे, केंद्र सरकार के नियम उस पर कम लागू होंगे। केंद्र सरकार के जितनी सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे संविधान में यूनियन लिस्ट में है, 97 टॉपिक्स हैं। 97 में से 94 तो कांग्रेस पार्टी पीछे अपने राज में कर चुकी थी। 97 जो अभी बोला नेहरू जी ने बोला है कि घिसट घिसट के खत्म हो जाएगा, वही काम तो कांग्रेस पार्टी करती है इतने साल से। 370 के अंदर जम्मू कश्मीर का अपना सदर रियासत था, अपना प्रधानमंत्री था, किसने खत्म किया? बीजेपी ने तो खत्म नहीं किया ना, कांग्रेस ने खत्म किया था। सारे जितने भी सब्जेक्ट थे जम्मू कश्मीर के 370 के तहत 97 जो सब्जेक्ट थे जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंट के पास, उसको पार्लियामेंट से असेंबली बनाया और असेंबली में से 94 भारत के सब्जेक्ट लागू हुए। तो कांग्रेस तो ये मानती रही शुरू से कि ये टेम्परेरी प्रोविजन है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? आते ही किया। और बात करें इमोशनल मुद्दा बीजेपी के लिए, मैं भी मानता हूं, बचपन से बीजेपी वाले ये बात करते आए, हम भी सुनते आए, लेकिन बीजेपी ये भूल जाती है कि जब 370 लागू हुआ था, सरदार पटेल ने उस पर साइन किए थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी की कैबिनेट के मंत्री थे और 3 साल तक मंत्री थे। उन्होंने विरोध नहीं किया था उस समय। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट में भी थे जो कैबिनेट ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था मुस्लिम लीग के साथी थे ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो बीजेपी के लोग आधी हिस्ट्री पढ़ते हैं, आधी हिस्ट्री हम पढ़ा देते हैं कि भाई जो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, अब आज के मुद्दों पर भी बोलिएगा गुरदीप। मैं चाहता हूं डिलिमिटेशन पर, इलेक्शन पर, इस पर भी बोलिएगा। क्या डिलिमिटेशन से आप सहमति रखते हैं, होना चाहिए? और अगर जम्मू के हक में वहां का सीएम बनता है इलेक्शन के बाद, तो क्या वो एक पॉसिबिलिटी है?
जम्मू के सीएम पे कांग्रेस ने कब आपत्ति की? इस देश का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य का सीएम बन सकता है। ये आपत्तियां तो बीजेपी करती है कि फलानी जगह मुसलमान नहीं हो सकता, फलाने स्टेट में सिख क्यों बन रहा है, फलाने स्टेट में हिंदू बनना चाहिए। अरे भाई, सारे के सारे भारत के नागरिक हैं, आप जीतिए, आप बनिए, कौन मना कर रहा है? मतलब डिलिमिटेशन होना चाहिए ना, डिलिमिटेशन से कोई दिक्कत तो नहीं है। जहां तक डिलिमिटेशन इस देश में पहले कई बार हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये प्रस्ताव जब बीजेपी की ओर से आएगा, बीजेपी सॉरी नहीं, सरकार की ओर से जब प्रस्ताव आएगा, उस पर कांग्रेस पार्टी स्टडी करेगी। ये टीवी डिबेट का हिस्सा तो नहीं है ना, हर चीज को टीवी डिबेट पे तो हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्पष्ट स्टैंड है कांग्रेस का। कि आप दोबारा राज्य दीजिए, बी जो पार्टीज हैं उनको पूरा सम्मान दीजिए, शुक्र है अब देना शुरू किया। ये मीटिंग 5 अगस्त 2019 से पहले पीएम को बुलानी चाहिए थी। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, गलती मानी, आज बुला रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी उस मीटिंग के अंदर क्या प्रस्ताव आएगा उसको देखेगी, उसको अपनी राय स्पष्ट करेगी। मैंने कोई भी बात गोलमोल के करने की बात नहीं करता। नहीं, ठीक है, आपने क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली अपनी बात रखी। गुरु प्रकाश बोलिए, उसके बाद आरती और टिक्कू के पास जाऊंगा, कुरैशी साहब के पास जाऊंगा। गुरु प्रकाश बोलिए, अब आखिरकार आपको घूम फिर कर गुरदीप सप्पल कह रहे हैं वहीं आना पड़ा जहां कांग्रेस पार्टी कहती थी, बिल्कुल वहीं आ गए आप भी। नहीं, चलिए, अच्छी बात है कांग्रेस पार्टी ने इस बात को स्वीकार किया कि 370 भी टेम्पररी और ट्रांजिशन में था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम ये कॉम्प्लिकेट किसने किया? एक मिनट, मैं आपको टोक रहा हूं। मानक जी, आपने नेहरू जी को खुद कोट किया था अभी, मैं आपको टोक के परमिशन लेके बोल रहा हूं, आप बोलिए। हाँ, नहीं, देखिए, आज तक आपने दुनिया भर की बात की। डोडा में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची थी, बिजली आज जाके पहुंची है। मैं पूछना चाहता हूं अपने कांग्रेस के दोस्त से, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने रोजगार की बात की, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का आंकड़ा है कि जब पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर में घट रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आखिरकार इतना वक्त कहां लग गया आपको? IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अटल टनल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, शुद्ध रूप से आपने माइनॉरिटी अपीसमेंट का गेम खेला है, स्वीकार करिए इस बात को। मैं आपकी बात पे जवाब दे देता हूं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सफल साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, थोड़ा धीरज का परिचय दीजिए आप। नहीं, आपने पहले सवाल पूछ कर जवाब नहीं, आपने लगातार आपका जो दोहरे मापदंड है ना, ये देश के सामने उजागर हो गया है। आपके जो दोहरे मापदंड है, आप तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में आपने 370 को हाथ तक नहीं लगाया सवाल उठाए और हमारे ऊपर आप सवाल उठाए, इसका जवाब ले लीजिए मेरे से। आपको लगता था कि आपने 370 को हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया, जबकि हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं था। ये शुद्ध रूप से जम्मू कश्मीर का मुद्दा था, ये शुद्ध रूप से जम्मू कश्मीर का मुद्दा था। आपने इसको इसके बाद आऊंगा आपके पास, उठाया, उसका जवाब ले लीजिए पहले, फिर आप अपनी बात पूरी लीजिए सर। गुरदीप एक सेकंड, लेट हिम कंप्लीट। गुरदीप 1 सेकंड, ये वंशवादी देश में 8% ग्रोथ थी। आप बोल लीजिए ना, गुरदीप एक सेकंड, लेट हिम कंप्लीट। गुरदीप, मैंने आपको बहुत के अंदर सारी इकोनॉमी केंद्रीय और राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों की इकोनॉमी है, इसलिए अगर इंडस्ट्री गिरती भी है तो वहां की इकोनॉमी नहीं गिरती है। इसलिए कश्मीर की इकोनॉमी हमेशा देश की इकोनॉमी से 2-3% जीडीपी ग्रोथ ज्यादा रही है। ये बात बीजेपी को अब समझ में आई है, ये बात हम शुरू से कहते आए हैं। ओके, अब गुरु प्रकाश कंप्लीट करिए। गुरु प्रकाश पहले टॉप स्टेट के अंदर देखिए, जरा इनको धैर्य का परिचय देने गुरदीप एक सेकंड, दर्शक समझ नहीं पाएगा, एक सेकंड गुरदीप एक करके 1 by 1। हाँ बोलिए गुरु प्रकाश, कंप्लीट करिए, बोलिए। देखिए, सप्पल साहब को बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, यहाँ आंतरिक लोकतंत्र और सबको बोलने का बराबर मौका मिलता है। 2 साल से आप लोग अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं चुन पाए, जरा उसकी चिंता करिएगा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनलाइज किसने किया था? आप कह दीजिए भाजपा ने किया था। यूनाइटेड नेशंस में कौन लेके गया था? भाजपा लेके गई थी। इतिहास का अध्ययन करिए, कृष्णा मेनन का स्टैंड देखिए। आज तक शुद्ध रूप से आपने 370 को मुस्लिम तुष्टीकरण का इशू बनाया, हिंदू मुसलमान का इशू बनाया, और जब आज आपके पास जवाब नहीं है, जब विकास आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है, तो चुनाव तक क्यों नहीं कराया आप लोगों ने? वहां पे 73rd अमेंडमेंट चलिए आया, 73rd अमेंडमेंट अब तक लागू नहीं हुआ, 28 साल हो गए थे, आप लोग का शासनकाल रहा था। आत्मचिंतन करने की आवश्यकता आप लोगों को, राजनीति के बियॉन्ड, हिंदू मुस्लिम के बियॉन्ड इस विषय को देखने की आवश्यकता है। मानक जी, हाँ गुरदीप बोलिए, जवाब जरूरी है। बोलिए। अंतरराष्ट्रीयकरण की बात पे थोड़ा सा इतिहास पे चले जाएं। 48 में यूनाइटेड नेशंस में ये मुद्दा गया था। 53 में नेहरू जी ने स्टैंड लिया, जब शेख अब्दुल्ला ने बोला प्लेबिसाइट कराइए, तो नेहरू जी ने उनकी सरकार भंग की और उनको जेल में डाला। 11 साल शेख अब्दुल्ला जेल में रहे नेहरू जी के टाइम पे, जब तक कि उन्होंने ये नहीं माना कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वो जेल से बाहर नहीं आए। और उसके बाद भी 11 साल तक वो सीएम नहीं बने, जब तक कि जनमत की मांग को छोड़ा नहीं गया। 1974 में प्लेबिसाइट फ्रंट जो बना हुआ था वो भंग हुआ, तब इंदिरा गांधी ने परमिशन दी,
तब उसके बाद शेख अब्दुल्ला सीएम बन पाए 75 में। 53 से 75 तक वो बाहर रखे गए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीयकरण को रोका गया। आखिरी रेजोल्यूशन संयुक्त राष्ट्र में जो पास हुआ था 1971 में हुआ था, और उसके बाद जो डिबेट हुई है वो आपने जब धारा 370 को डाइल्यूट किया है, खत्म आज भी नहीं हुई है, और जो आपने काम किया उसके बाद 3 बार संयुक्त राष्ट्र में इस पर डिबेट हुई है। 71 से लेके 2020 तक अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, और अंतर्राष्ट्रीयकरण आप कर रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब के शेखों के पास जाके लास्ट ईयर बात की है कि पाकिस्तान से बोलिए एलओसी में विराम करने के लिए, बोलिए किए कि नहीं किए। थर्ड ट्रैक डिप्लोमेसी में इन देशों को किसने शामिल किया? बोलिए गुरु प्रकाश क्विकली, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, वो भी इंतजार कर रहे हैं। मानक जी, मैं 15 से 20 सेकंड में अपने भाई का जवाब देना चाहूंगा। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे, क्या कहा था उन्होंने? सलमान खुर्शीद पाकिस्तान गए थे, क्या कहा था उन्होंने? इरमान खान आप पहले बता दीजिए कि अमित शाह ने, देखिए अमित शाह ने ये लोग आप अपने समय में बोलते हो, दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते, सब बहुत गलत बात है। अच्छा बोलिए, मैं डिबेट मॉडरेट नहीं हो पा रहा है, मैं शांतिपूर्वक सुनता हूं उनकी बातों को। बोलिए 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 बोलिए, मैं चुप रहूंगा। मणिशंकर अय्यर वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, विदेश मंत्री रहे हैं। सलमान खुर्शीद वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, विदेश मंत्री रहे हैं। शशि थरूर वरिष्ठ नेता हैं, विदेश मंत्री रहे हैं। ये सब जाते हैं पाकिस्तान की धरती पे और इमरान खान के साथ बैठते हैं। और इमरान खान की फेवरेट पार्टी कौन सी है भाई? वो तो जानते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ। ओके, ऑल राइट, अब आगे जा रहा हूं मैं। आरती टिक्कू, आरती के पास जा रहा हूं। इरफान हफीज लोन, उसके बाद आ रहा हूं। आरती टिक्कू, इस बैठक से, इस मीटिंग से आपको उम्मीद है आरती कुछ निकलेगा आज? आगे का रास्ता, आगे का ब्लूप्रिंट, कोई एग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच? पार्टीज मतलब एक पार्टी इंडियन गवर्नमेंट और दूसरी पार्टी पीएचडी। देखिए, जहां तक गुपकार का जो ये अलायंस है, उनकी अगर ये अपेक्षा है कि 370 को वापस रिस्टोर किया जाए तो वो बिल्कुल नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार या पार्लियामेंट जो है वो अपने डिसीजन पे वापस जाएगी। ये जरूर हो सकता है कि डिलिमिटेशन पे एक सहमति बने, ये जरूर हो सकता है कि स्टेटहुड देने के लिए गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा तेजी से काम करेगी। ये भी हो सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई और बात मानी जाएगी। आपकी जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बहुत एक इम्पोर्टेंट बात कही कि शेख अब्दुल्ला को नेहरू जी ने जेल में डाला, कम से कम 20 साल तक वो जेल में रहे और तब तक उनको वापस पावर में नहीं आए जब तक उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि जे.एंड.के जो वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। तो उसी तरह 370 जो फाइनली जो हुआ 2 साल पहले, उस पे कोई, मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट की तरफ से कोई ये अलग डिसीजन आएगा, रिवर्स होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो अलग बात है, उसको हम साइड पे रखते हैं। बिल्कुल सही। तो तीसरी बात मैं ये कहूंगी कि इस जो मीटिंग में जो भी बातें हुई है, मुझे होप है, मुझे एक्सपेक्टेशन भी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कश्मीरी पंडितों की बात जरूर की हो। मुझे ये भी उम्मीद है कि उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया हो, एक रोड मैप बनाया हो, जो विस्थापित कश्मीरी पंडित है वो वापस कैसे जाए कश्मीर और दोबारा से उनके साथ ऐसा कोई एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड ना हो, ऐसा कोई उन्होंने ब्लूप्रिंट रखा हो टेबल पे, और उस ब्लूप्रिंट के लिए सबसे उन्होंने चर्चा की हो। ये मेरी आशा है। ओके, ऑल राइट। इरफान हफीज लोन, उसके बाद कुरैशी साहब आपके पास आ रहा हूं। लोन साहब, ऐसा ना हो लोन साहब कि आप बस ये उम्मीद लगाए बैठे रहे हैं कि 370 फिर से आएगा, 35 से फिर से आएगा, और इस बीच सारी की सारी जो पार्टीज पीएम से मिल रही हैं वो डीलिमिटेशन पर भी तैयार हो जाएं, इलेक्शन पर भी तैयार हो जाएं, फुल स्टेटहुड की कंडीशन के साथ। ऐसा ना हो लोन साहब। मानिक जी, मैं आपसे यही बताना चाहूंगा कि आपको इस मसले को बियॉन्ड ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, गुप्कार गैंग, इससे बाहर निकलना होगा। एक बहुत बड़ा मसला है कश्मीर का और लोगों की भावना इस मसले के साथ जुड़ी हुई है, तो आप इसे चंद राजनीतिक पार्टियों से ना जोड़े तो अच्छा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने यहां से कुछ समय पहले मैं ये एक आम नागरिक की ओर से ये मेरा हमेशा सुझाव रहता था कि यहाँ के लोग, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, ये भारतवर्ष से जाए और संपर्क करें, चाहे वो भारत सरकार हो, विपक्ष हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, सिविल सोसाइटी हो, पार्लियामेंटेरियंस हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, मिले, बिकॉज वी आर द वर्स्ट विक्टिम। तो अब अच्छी बात है ये आए, भारत सरकार ने इनको न्योता दिया। हम चाहते हैं
कि ये फ्रूटफुल हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे जो यहाँ पर सदर रियासत थे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर करण सिंह, वो कहते हैं कि वो कहीं किताबें लिख सकते हैं, पुस्तकें लिख सकते हैं कि भारत सरकार ने किस तरीके से अभी तक ब्लंडर्स किए कश्मीर पे। जैसे 53 में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, 65 में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत को खत्म किया, और 5 अगस्त में आपने भी देखा किस तरीके से वो सब हुआ। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि जो वो लोग जो हिंदुस्तान के आईन में मेरे जैसे लोग यकीन रखते थे कि हल होगा, हिंदुस्तान को एक लोकतंत्र मानते थे, आज उन लोगों को वो 5 अगस्त के फैसले से बहुत दूर चले गए। मैं लेकिन इसके बावजूद ये उम्मीद रखता हूं कि हिंदुस्तान जो है एक वास्तव में एक लोकतंत्र, फंक्शनल लोकतंत्र बने, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी एक स्टेटसमैन बने और कश्मीर को सुलझाने के साथ साथ वो प्रयास करे, और उसके साथ साथ जो हमारे हिंदुस्तान के आईन में अधिकार है उनकी बहाली के लिए आगे बढ़े। मैं नहीं कहता हूं आज की मीटिंग में निर्णय होगा। हम स्टेटहुड चाहते हैं, विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं हर पड़ोसी से वार्ता हो, डिलिमिटेशन चाहते हैं कश्मीर डिलिमिटेशन चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, उसके साथ डिलिमिटेशन चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, कश्मीर आवाम की भावना है। डिलिमिटेशन पर क्या कहेंगे लोन साहब, कुछ तो बोलिए। डिलिमिटेशन से कोई दिक्कत है आपको? अगर है तो क्या चाहिए, और कश्मीरी लोग उसके लिए लड़ते रहेंगे। ओके, डिलिमिटेशन से क्या दिक्कत है आपको लोन साहब? कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद नहीं, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये एक अपराध है हमारा जम्मू प्रांत से। अरे हिंदू मुस्लिम तो आप लोन साहब एक सेकंड रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, आवाज बंद करिए लोन साहब, 1 सेकंड आवाज बंद करिए, ऑडियो बंद करिए, माफ करिए। देखिए आखिरकार मुझे आपका ऑडियो बंद करना पड़ा लोन साहब, और इसलिए नहीं कि आप कोई आपत्तिजनक बात कह रहे थे, इसलिए कि आप सुन नहीं रहे थे, सिर्फ बोलना चाह रहे थे। हिंदू मुस्लिम मैं नहीं कर रहा हूं लोन साहब, जैसे आरती बता रही है ना, हिंदू मुस्लिम कश्मीर में दशकों से हो रहा है, दशकों से। जो एथनिक क्लिंजिंग हुई थी वो हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही हुई थी। और आप जो बार बार पाकिस्तान की रट लगाए हुए हैं, मान लीजिए पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर के इंटरनल डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, वो स्टेक होल्डर नहीं है वहां पर। भूल जाइए पाकिस्तान को, अब आगे बढ़िए। 2 साल हो चुके, 370 गए हुए, वापस नहीं आने वाली है वो। कुरैशी साहब, आपको डिलिमिटेशन से कोई दिक्कत? और डिलिमिटेशन अपने दर्शकों के लिए बता दूं, मुझे पता है ज्यादातर को मालूम होगा मानक जी, फिर भी परिसीमन, इसका मतलब आबादी बढ़ने के साथ साथ ऐसा होता है कि कुछ लोकसभा और विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आबादी बढ़ जाती है, कुछ में कम हो जाती है। तो डिलिमिटेशन का मकसद यह होता है हर लोकसभा और विधानसभा सीट में आबादी बराबर हो। जम्मू कश्मीर में जैसा आरती बता रही थी, 2026 तक वहां की सरकार ने इसे बैन कर दिया था। ये अजीब वजह दी जाती थी, नहीं कर सकते। और आरोप कुरैशी साहब ये था, आपने इसलिए नहीं किया डिलिमिटेशन क्योंकि आपको डर था जम्मू की सीटें बढ़ जाएंगी, जम्मू का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, वहां का सीएम बन जाएगा। कुरैशी साहब, अच्छी बात पैनलिस्ट है, मैं आपसे एक बात वाज़ा कर दूं कि डिलिमिटेशन जो हो रही है ना, देखिए ये जम्मू एंड कश्मीर को एक एक्सपेरिमेंटल इलाका समझा जा रहा है। देखिए मैं बताऊं कि जो आपने कहा तो आरती जी का जिक्र किया आपने, मैं भी एडवोकेट हूँ और 30 साल से वकालत करता हूँ हाई कोर्ट में और लेजिस्लेटर भी रहा हूँ। मुझे ये बात आपकी शायद आप फिर देखिए कि जो बैन लगा था ना, अमेंडमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 2026 तक, वो पूरे भारत में लगी थी। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर? अरे नहीं सर, वो सुने, वो जम्मू कश्मीर में नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, जो मेरी सुन लेना, फिर आप कर लीजिए, चेक कर लीजिए, पूरे भारत में उसकी डिलिमिटेशन 2026 तक उसको बैन था, फ्रीज की गई थी। यहाँ भी अमेंडमेंट करके तो उस वक्त इसको 2026 तक उसको फॉलो करते उस अमेंडमेंट को, तो यहाँ भी जब अपना आइन था, अपने यहाँ 370 नहीं हटा था, यहाँ की स्टेट असेंबली ने उसको 2026 तक किया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, डिलिमिटेशन से किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन देखिए जो डिलिमिटेशन हो रही है ये आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में उसका प्रोविजन रख दिया। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम स्टेट को, सुने ना, सुने, एक तरफ आप कह रहे हो कि स्टेट को बहाल किया जाएगा। आज 2 बातें आ सकती हैं जी, एक डिलिमिटेशन आ जाएगा, एक इलेक्शन का आ जाएगा। जब स्टेट को आप बहाल कर रहे हो तो आप उसको स्टेट के प्रोविजन के जिससे रेस्ट ऑफ द स्टेट में होना है, आप फिर उसको रीजनलाइजेशन है तो यूटी के प्रोविजन के तहत क्यों करेंगे आप उसकी डिलिमिटेशन? ओके, पर मैं कहता हूं आपको करेक्ट कर दूं कुरैशी साहब, आप सीनियर लॉयर हैं, आप लेजिस्लेटर तक रहे, आपको करेक्ट कर दूं, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। मेरी जानकारी ये कहती है, सर, मेरी इंफॉर्मेशन, हाँ सर मेरी बात सुन लीजिए सर, छोटी सी बात कह रहा हूं और एक फैक्ट बता रहा हूं, फैक्ट
मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। 2002 से 2008 के बीच जब पिछला डिलिमिटेशन हुआ था, पूरे देश में हुआ था सर ये डिलिमिटेशन अक्रॉस द कंट्री, 2002 से 2008 के बीच, तब कश्मीर की असेंबली सीट्स में, जम्मू कश्मीर की असेंबली सीट्स का डिलिमिटेशन नहीं हुआ था। और वो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि असेंबली सीट्स जम्मू कश्मीर की, उनके डिलिमिटेशन की पावर जम्मू कश्मीर की असेंबली को दी हुई थी, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को दी हुई थी। इसीलिए प्लीज सर, जो फैक्चुअली हम बात कह रहे हैं उसके पीछे एक सच्चाई है। जम्मू कश्मीर में असेंबली सीट्स का डिलिमिटेशन क्यों नहीं करना चाहते थे आप? मैं ये कह रहा हूं, देखिए यहाँ फुल बेंच जजमेंट है यहाँ हमारे हाई कोर्ट की, जिसने ये हेल्ड किया हुआ है कि ये फ्रीज की, ये मैंने आगे ये प्रायर टू रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले फुल बेंच 3 जजीज के बेंच ने फैसला दिया हुआ है। प्रोफेसर भीम सिंह जी थे उसके पटिशनर, आप ना चाहे उसमें सारी बातें डिस्कस हुई हैं। यहाँ उन्होंने कहा था कि ये फ्रीज जो है ये पूरे मुल्क के अंदर है, और यहाँ उसको उस अमेंडमेंट को इन्होंने लागू किया था, डॉक्टर साहब की उसको सहमत थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की, तो फ्रीज कर दिया था। अगर आप ये कहना, मैं नहीं कहता हूँ, मैं एतराज नहीं करता इस वक्त कि वो नहीं हो सकती, मैं कहता हूँ ये इस पे इतराज है और कंट्राडिक्शन है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई स्टेट बहाल हो जाएगी, आज कुछ बड़ा निकल सकता है, अगर आप स्टेट को बहाल करेंगे तो डायरेक्टली फिर कॉन्स्टिट्यूशन की वो जो उसकी स्टेट की जो डिलिमिटेशन है तो उसका प्रोसेस बदल जाएगा। अगर आप ड्यूटी में कराना चाहते हैं तो फिर ये तजर्बा कर रहे हैं, आप वो तजर्बा कर रहे हैं कि पहले आप मतलब मैं, अच्छा ठीक है, ओके, आप टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं। मैंने सवाल ये कहा था, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है डिलिमिटेशन से? नहीं, मैं ये कहता हूं, हमें दिक्कत होगी, किस वजह से दिक्कत इसलिए होगी कि एक तीसरा डिवीजन क्रिएट करने की बात हो रही है। अरे कोई डिवीजन नहीं हो रहा है सर, क्या बात कर रहे हैं? डिलिमिटेशन से डिवीजन थोड़े होता है, आज नहीं हो रही, सिर्फ रीएडजस्टमेंट होता है। तो अदरवाइज तो डिलिमिटेशन है वो 37 सीटें जम्मू की है। अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, टॉपोग्राफी के हिसाब से देखें, ज्योग्राफी का, तो आपको सीटें इतनी बढ़ती हुई नहीं आएगी जम्मू। ओके, आरती कोई कमेंट? आरती क्यों कुरैशी साहब और ये सारी पार्टियां डिलिमिटेशन को अपोज करती हैं? देखिए, एक तो कुरैशी साहब जो है वो अजम्पशंस पे के बेसिस पे मालूम नहीं कि क्या बोल रहे हैं कि अभी तो स्टेटहुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में ये बोला है कि स्टेटहुड मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेगी। दूसरी बात, डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो किसी भी इलेक्शन से पहले होना चाहिए। इनफैक्ट एक स्पेशल सेंसस होना चाहिए था जम्मू कश्मीर में, जो जितनी भी डेमोग्राफिक चेंज हुई है 30 साल में हिंदुओं के खिलाफ, उसकी एक प्रॉपर एक सेंसस होनी चाहिए थी। उसके बाद खैर वो अभी नहीं हुआ, लेकिन डिलिमिटेशन प्रोसेस स्टेटहुड से पहले होना चाहिए। ये कोई भी लॉजिकल जो व्यक्ति होगा उसको ये समझ आना चाहिए। बिल्कुल सही है। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। गुरदीप, मैं आपको क्लोजिंग कमेंट दे सकता हूं, छोटा सा कमेंट। गुरदीप, क्या कहना चाहते हैं? मानक जी, मुझे आपकी बात पे एक रिएक्शन देना है। आपने बार बार बोला कि 2019 के बाद अब पाकिस्तान नहीं है, ये बड़ा असंवेदनशील कमेंट है। पाकिस्तान 47 से कोशिश कर रहा है और भारत ने कभी उसकी चलने नहीं, एक सेकंड, मैंने ये नहीं कहा। आप पूरी बात सुनिए, मैं करेक्ट कर दूं, बात सुनिए, मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दूं। मैंने ये नहीं कहा, सुन तो लीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि 2019 के बाद पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। इंडिया के इंटरनल किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पाकिस्तान का रोल वैसे भी कभी नहीं था, कभी हो भी नहीं सकता। लेकिन जो कश्मीर की पार्टीज कहती थी, आपको भी समझिए, नहीं, जो जम्मू कश्मीर की कुछ पार्टीज कहती थी पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो, मैंने ये कहा फिलहाल मुद्दा है जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, उससे पाकिस्तान का कोई लेना देना है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दर्शकों के लिए ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता था। पाकिस्तान का 47 से भारत ने चलने नहीं दी है। भारत में जो भी सरकार रही है उसने भारत की इंटीग्रिटी को बचा के रखा है। सिवाय 5 गलतियां इस देश के अंदर हुई है कश्मीर में, जिसमें बीजेपी शामिल रही है, जिसमें कश्मीरी पंडितों को रात को जब हटाया गया तो वो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट थी, वीपी सिंह की, बीजेपी समर्थन कर रही थी, और जम्मू कश्मीर के गवर्नर को उन्होंने पदोन्नति देकर कैबिनेट मंत्री बना दिया बाद में। रूबिया सईद के जब अपहरण हुआ, गुरु प्रकाश को मुझे कोई कमेंट देना पड़ेगा। हाँ, नहीं, अच्छी बात है। सफल साहब कह रहे थे, कश्मीरी पंडितों की बात की इन्होंने, और मैं बताना चाहता हूं कि 44,000 कश्मीरी पंडित के परिवार जिनके पास राहत कार्ड हैं, उनको 13,000 बीजेपी की सरकार देती है। जरा सुनिए, निःशुल्क राशन देती है, कांग्रेस ने सुरक्षा नहीं दे पाई थी। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त का अपडेट यह है कि ये जो सर्वदलीय बैठक चल रही है प्रधानमंत्री के आवास पर, इसके बाद ये नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पता चलेगा इस मीटिंग में क्या हुआ।
छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात।